नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एएमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शक्ति पूजा के बेहद खास दिनों में। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। कहते हैं कि मां कालरात्रि की उपासना से हर बाधा दूर हो जाती है। मां कालरात्रि का स्वरूप दिखने में बहुत भयंकर है, पर मां का दिल अपने बच्चों के लिए ममतामयी है। माता कालरात्रि की पूजा करने से मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मां कालरात्रि की पूजा में साधकों को विधि विधान का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये देवी जितनी जल्द प्रसन्न होती हैं उतनी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 21 अक्टूबर को ग्वालियर आएंगे। प्रधानमंत्री ग्वालियर के किले स्थित सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यपाल मंगू भाई पटेल सहित स्कूल के पुराने और नए छात्र शामिल होंगे। पीएम मोदी करीब 1.5 घंटा सिंधिया स्कूल में रहेंगे। पीएम के आगमन को लेकर सिंधिया स्कूल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। समारोह की शुरुआत स्पेशल स्क्रीनिंग की फिल्म से की जाएगी। इसमें मेहमान स्कूल के इतिहास से लेकर वर्तमान तक सब कुछ जान सकेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर सिंधिया स्कूल का बैंड उनका स्वागत करेगा। इस समारोह में सिंधिया स्कूल के भूतपूर्व छात्र, पार्श्व गायक नितिन मुकेश सहित मीत ब्रदर्स भी शामिल होंगे। तो सिंधिया स्कूल की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का साथ ही साथ शिलान्यास करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। आज ग्वालियर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत को लेकर तैयारियां वहां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही साथ सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर आयोजित राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सशस्त्र चीनी टुकड़ी द्वारा घात लगाकर किए हमले में पुलिस के 10 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन शहीदों और ड्यूटी के दौरान मारे गए अन्य सभी पुलिसकर्मियों की स्मृति में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए बलिदान और राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता बनाए रखने में पुलिस की उत्कृष्ट भूमिका का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस 2018 के अवसर पर चाणक्यपुरी, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया। तो पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी यहां अमित शाह पहुंचे थे। शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि भी उन्होंने अर्पित की। आज के ही दिन कई शहीदों ने देश के लिए बलिदान दिया था। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली पहुंचे। पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल होते हुए भी नजर आए। उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए महाकौशल और विंध्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 अक्टूबर यानी आज जबलपुर और 22 अक्टूबर को रीवा आ रहे हैं। शाह दोनों जगह कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। जबलपुर से बीजेपी के 4 बार के सांसद राकेश सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले जबलपुर में जनसभा कर चुके हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये यात्रा पूरी तरह संगठन को कसने के लिए हो रही है। बता दें कि 5 राज्यों में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान भी हो गया है और ऐसे में हर पार्टी पूरी तरह से अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और ये जो चुनाव है बेहद अहम है, क्योंकि अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जो एक झलक है इनकी जीत की और हार की, वो इन चुनावों में देखने को मिल जाएगी। इसके लिए हर पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचेंगे। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और राम मंदिर को भी देखेंगे। सीएम योगी हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आएंगे। तो बड़ा अपडेट, जहां विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ तैयार हो रहे राम मंदिर को भी सीएम योगी देखेंगे। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आएंगे। तो बड़ा अपडेट, 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंच रहे हैं। बता दें कि राम मंदिर की तैयारियां वहां चल रही हैं और नए साल में उसका उद्घाटन शिलान्यास भी हो सकता है। ऐसे में
हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वहां चल रही तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही साथ तैयार हो रहे राम मंदिर का निरीक्षण भी करते हुए नजर आएंगे। तो इसी बीच 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसे में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही साथ तैयार हो रहे राम मंदिर को देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं उत्तर प्रदेश के साल 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी के 2 लड़के का नारा काफी मशहूर हुआ था। ये लड़के थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में सीट बंटवारे को लेकर अब इन्हीं दोनों लड़के की पार्टियों के बीच राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। दो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये गठबंधन टूटता दिख रहा है। जहां कांग्रेस और सपा में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनती दिख रही है। राजनीति के जानकार इस तल्खी को कांग्रेस और सपा की तल्खी न मानकर अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच विवाद मान रहे हैं। सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिसमें वे दो टूक कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से सपा के लिए बयानबाजी न कराए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धोखेबाज बताते हुए कहा है कि अगर उन्हें पता होता इंडिया गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो वह कांग्रेस से बात ही नहीं करते। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के बड़े नेताओं से अपील की है कि वह छोटे नेताओं से इस तरह की बयानबाजी न कराएं। आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया। दोनों नेताओं के बीच की दूरी का अंदाजा कमलनाथ की इस प्रतिक्रिया से लगाया जा सकता है। राजनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि सपा की जमीन मध्य प्रदेश में भले कमजोर हो, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के नजदीकी मुकाबले वाली कुछ सीटों पर सपा की सेंधमारी कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यह नजारा दिखा भी था, जब कांग्रेस महज 2 सीटों से विधानसभा में बहुमत से दूर रह गई थी। इसमें सपा की सेंधमारी की भी भूमिका थी। एमपी के बुंदेलखंड में 29 सीटें हैं। यह इलाका यूपी से भी सटा हुआ है। यहाँ अधिकतर सीटों पर यादव वोटर प्रभावी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ग्वालियर और चंबल में भी यादव वोटर ठीक ठाक संख्या में हैं। इसलिए सपा ने अपनी उम्मीदों की डोर भी इन क्षेत्रों से बांध रखी है। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच तनातनी है। सपा ने वहां 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इससे कांग्रेस नेता नाराज हैं। मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के तेवरों से विपक्षी गठबंधन टूटते हुए दिख रहा है। इस तरह के विवाद से जनता के बीच गठबंधन की अहमियत और विश्वसनीयता कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क।
तो वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का महुआ पर करप्शन का आरोप और लोकसभा अध्यक्ष से जांच की मांग, और अब हीरा नंदानी का हलफनामा सांसद मोइत्रा को कई सवालों में घेर दिया है। क्या वाकई मोइत्रा ईमानदार है या फिर फंसाने की साजिश हो रही है? इस रिपोर्ट में देखिए। सांसद निशिकांत दुबे की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से घूस लेने का आरोप उन पर लगा था, अब उसी बिजनेसमैन का चौंकाने वाला हलफनामा भी सामने आया है। दरअसल हलफनामे में हीरानंदानी ने जो भी कबूलनामा किया है, वो जनता की सेवा लक्ष्य ठानकर संसद में पहुंची मोइत्रा पर कई सवाल खड़े करता है, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ कि महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी से संसद की अपनी लॉगिंग आईडी और पासवर्ड शेयर किया था, ताकि हीरानंदानी उनकी तरफ से सवाल पोस्ट कर सके। व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी की ओर से संसद की एथिक्स कमेटी के सामने दायर किए गए हलफनामे में कई तरह के दावे किए गए हैं। मोइत्रा राष्ट्रीय स्तर पर जल्दी ही अपना नाम बनाना चाहती थी। उन्हें इनके एडवाइजर ने भी सलाह दी कि फेमस होने का सबसे छोटा रास्ता पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला करना है। मोइत्रा ने अडानी को निशाना बनाकर पीएम मोदी को बदनाम और शर्मिंदा करने का प्रयास किया है। मोइत्रा ने हीरानंदानी से लगातार मांगे की उनसे महंगी वस्तुएं, आवंटित बंगले के नवीनीकरण में मदद करना, छुट्टियां, यात्रा पर खर्च आदि शामिल है। इतना ही नहीं, हीरानंदानी ने ये दावा भी किया है कि उनकी दोस्ती मोइत्रा से जब हुई तब वो करीमनगर से विधायक हुआ करती थी। कोलकाता, दिल्ली और मुंबई में वो सामाजिक रूप से मिले, वो विदेशों में भी मिले। उनकी अक्सर फोन कॉल पर भी बातें होती थी। जब महुआ दुबई जाती थी या वो भारत आते थे तो दोनों हमेशा से ही मिला करते थे। दूसरी ओर टीएमसी सांसद मोइत्रा ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि ये ना तो आधिकारिक लेटर हेड पर है और ना ही नोटरी की ओर से अटेस्टेड है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि इस लेटर का ड्राफ्ट पीएमओ ने भेजा है। हीरानंदानी के एफिडेविट को लेकर वो अब पीएम मोदी पर भी बड़ा आरोप लगा रही हैं। बड़ा सवाल तो ये है कि वाकई मोइत्रा के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है या फिर करप्शन के आरोपों से घिरी मोइत्रा अपनी साख बचाने के लिए पीएम को निशाना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। तो वहीं दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में सेक्युलरिज्म का दावा करने वाली सरकारों का दोहरा चेहरा बेनकाब हो गया है। सभी धर्मों और समुदायों के साथ समान बर्ताव का दावा करने वाली इन सरकारों को क्यों मद्रास हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। आरएसएस की रैली को परमिशन न देने की वजह से स्टालिन सरकार की पुलिस से आखिर क्यों मद्रास हाईकोर्ट को सवाल पूछना पड़ा कि क्या ये सेक्युलरिज्म है? इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुओं की ओर से देश भर में निकाली गई नवरात्र की शोभा यात्राएं हो या फिर नवरात्र के दौरान पंडाल में मां दुर्गा की आराधना, जिहादियों की ओर से कभी पथराव तो कभी आगजनी की घटनाओं को घात लगाकर अंजाम दिया जाता है। लेकिन कुछ राज्यों के सीएम बयान देते हैं कि हिंसा का शिकार होने वाले हिंदू खुद कसूरवार हैं, उन्हें मुस्लिम बहुल इलाकों में नहीं जाना चाहिए था। तो कुछ सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हैं, इसको मिटाने की बातें करते हैं। सेकुलरिज्म का झूठा अमली जामा पहनने वाले इन कलाकार नेताओं को अब मद्रास हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से सवाल किया है, अगर रास्ते में मस्जिद है तो आरएसएस को जनसभाएं करने या मार्च निकालने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती? यह कैसा सेकुलरिज्म है? ये तो सेकुलरिज्म के खिलाफ है। कोर्ट ने मद्रास सरकार की पुलिस पर सवाल खड़ा किया है। इसी के साथ जस्टिस जी जयचंद्र ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु पुलिस को आदेश दिया कि आरएसएस को मार्च निकालने की अनुमति दी जाए। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 22 से 29 अक्टूबर को तमिलनाडु में रैलियों का आयोजन करने जा रहा है। इसके लिए संघ ने तमिलनाडु सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन तमिलनाडु सरकार की पुलिस ने सिर्फ ये कहते हुए हाथ खड़े कर दिए कि रास्ते में मस्जिद है,
इसलिए परमिशन नहीं दी जा सकती। ये मामला जब मद्रास हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा तो कोर्ट के आदेश ने जुमलेबाज सेकुलर्स के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि शिवमोगा के ईद मिलान जुलूस में लहराती नंगी तलवारें हों या फिर सनातन उन्मूलन सम्मेलन में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का भाग लेना और विवादित बयान देना हो, ये सेकुलरिज्म है। लेकिन आरएसएस हो, वीएचपी हो या हिंदुओं की कोई धर्म यात्रा, उस पर सेकुलर सरकारों को आपत्ति हो जाती है। गौरतलब तो ये है कि ये सरकारें सीरिया या फिलिस्तीनी नहीं बल्कि भारत की राज्य सरकारें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। तो वहीं मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की बड़ी भूमिका रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ी करीब 3 दर्जन सीटों के नतीजों पर बीएसपी सीधे तौर पर प्रभाव डाल सकती है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल बीएसपी को अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं बीएसपी भी इन दोनों दलों के बागियों को अपने से जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। इन सीटों पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता है। ग्वालियर, चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड ये वो इलाके हैं जहां की करीब 3 दर्जन सीटें उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ी हुई हैं। इन सीटों पर मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाले वोट नतीजों को सीधा तौर पर प्रभावित करता है। चुनाव पर गौर किया जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक जब बड़ा है तो कांग्रेस को नुकसान हुआ है और बीजेपी को फायदा। जब भी बीएसपी के वोट बैंक में गिरावट आई है तो उसका लाभ कांग्रेस को हुआ है। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और सपा में चल रहे जुबानी जंग पर फिर बोलते हुए कहा कि दोनों दल दिल्ली में दोस्ती करते हैं और राज्य में कुश्ती। अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि कांग्रेस ने उन्हें 1 साल तक धोखे में रखा, जिससे उसके मन की स्थिति को समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस, सपा और आप तीनों लड़ रहे हैं। ये किस बात का गठबंधन है? जनता आश्चर्य के साथ इस गठबंधन को देख रही है कि आज जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो इसके हाथों में देश का भविष्य कैसा होगा। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसा कहीं होता है कि तो 2024 के लिए बना है। और अभी अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। उनके कार्यकर्ता रात भर जगह बिठाया और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती है कांग्रेस ने कितना धोखा दिया है। और कांग्रेस आपस में भी धोखा दे रही है। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आप भी बाहें चढ़ा के सामने खड़ी है। काहे का गठबंधन है? और आश्चर्य के साथ जनता इस गठबंधन को देख रही है कि जब आज इस गठबंधन की यह स्थिति है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसे होगा, प्रदेश का भविष्य कैसे होगा? उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी के यूएई दौरे के दूसरे दिन उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने अबू धाबी में कई उद्योग समूहों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री धामी की उपस्थिति में कई समूहों के साथ राज्य सरकार की ओर से यूएई दौरे के दूसरे दिन 3550 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू पर साइन किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी उद्योग घरानों को आगामी 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले समिट के लिए निमंत्रण भी दिया। दूसरे दिन 3550 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। जातिगत गणना सर्वे रिपोर्ट पर बिहार में राजनीति जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की नीतीश सरकार से कानू, हलवाई, नोनिया, बेलदार, बड़ई, कुमार, बिंद, नाई, तुरहा, तमोली, चंद्रवंशी जाति को अनुसूचित जाति जबकि लोहार को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की है। चिराग ने इसके लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक पिछड़ापन को वजह बताते हुए इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। चिराग ने इसके लिए अपने पड़ोसी राज्य झारखंड का उदाहरण दिया। चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड राज्य अलग बनाने और उन 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव एक ही दिन पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा गया था। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एएमबी नेटवर्क।